नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। इस वक्त बिहार की सियासत खासकर महागठबंधन में कई पेंच नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी की दोस्ती दम तोड़ती नजर आ रही है। हालांकि तमाम बयानबाजियों के बाद भी दोनों की दोस्ती अभी तक कायम है। इन सबके बीच लालू के बेटे तेज प्रताप नई तरह की सियासत कर रहे हैं, जिस तरह से आरजेडी ने दबी जुबान में उन पर एक्शन लिया, ठीक उसी भाषा में तेज प्रताप भी जवाब दे रहे। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार की मौजूदा सियासत की धुरी इन्हीं तीन तस्वीरों के इर्द गिर्द घूम रही है। पहली तस्वीर है लालू यादव की, दूसरी तस्वीर है सोनिया गांधी की और तीसरी तस्वीर है लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप की। महागठबंधन की सियासत इन्हीं तीन चेहरों पर घूमती नजर आ रही है। ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस और आरजेडी की दोस्ती महज नाम की रह चुकी है। उपचुनाव ने फ्रेंडली फाइट की आड़ में चल रहे सियासी फसाद को सामने ला दिया है। वहीं लालटेन की लौ से जख्मी तेज प्रताप बागी हो चुके हैं। इस पूरे सियासी सिनेरियो में एक नया चेहरा भी सामने आया है। इस चेहरे का नाम है संजय कुमार। संजय कुमार तारापुर से निर्दलीय प्रत्याशी है, लेकिन इनकी असली ताकत है तेज प्रताप। तेज प्रताप इस निर्दलीय प्रत्याशी को पावर तो देंगे ही, इनके लिए चुनावी रण में प्रचार के लिए कूदेंगे भी। संजय कुमार ये खुलकर कह भी रहे हैं। आप ये खुद बोले हुए हैं। क्या बोले वो? समर्थन है, कोई दिक्कत नहीं। लालू प्रसाद के परिवार से समर्थन है। आएंगे प्रचार में? निश्चित घर घर जाएंगे आपके लिए वोट मांगने? निश्चित जाएंगे। दरअसल तेज प्रताप की खटास का पर्दाफाश तब हुआ जब आरजेडी ने उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में लालू यादव, तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जयप्रकाश यादव समेत तमाम नेताओं के नाम हैं, लेकिन तेज प्रताप, राबड़ी और मीसा भारती का नाम नहीं है। जिसे लेकर तेज प्रताप ने एक टीस भरा ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ऐ अंधेरे देख ले तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। मेरा नाम रहता न रहता, माँ और दीदी का नाम रहना चाहिए था। इस गलती के लिए बिहार की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। दशहरा में हम माँ की ही आराधना करते हैं ना जी। जाहिर है ये ट्वीट लालू एंड फैमिली में तेज प्रताप के टीस को बता रहा है और कई सवाल भी खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या तेज प्रताप को मां राबड़ी और बहन मीसा का समर्थन है? अब जरा इन दो तस्वीरों को समझने की कोशिश कीजिए। ये दोनों तस्वीर शुक्रवार की हैं। रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि थी। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां चिराग पासवान ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था, और दूसरी तस्वीर पटना की है, जहां पशुपति पारस ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। लेकिन इन दो तस्वीरों में एक चीज खास है। चिराग पासवान के साथ लालू प्रसाद खड़े हैं और लालू के बेटे तेज प्रताप चिराग के चाचा पशुपति पारस के साथ। ये दोनों तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। मतलब साफ है कि आरजेडी ने जिस तरीके से तेज प्रताप पर सीधे तौर पर एक्शन नहीं लिया, बिल्कुल उसी अंदाज में तेज प्रताप भी एक्शन में है। मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तस्वीरों में छुपे संकेत आप समझ गए होंगे। चलिए अब खबर तो समझिए। दरअसल आरजेडी ने तेज प्रताप पर धीरे से डंडा चलाया है। तेज प्रताप पर आरजेडी ने कार्रवाई तो नहीं की, लेकिन दबी जुबान में एक्शन ले लिया। स्टार प्रचारकों की सूची में तेज का नाम काट दिया गया और तेज प्रताप भी उसी अंदाज में जवाब दे रहे हैं। तारापुर में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन का फैसला किया है और आरजेडी ने तारापुर में वैश्य समुदाय के से आने वाले अरुण शाह को मैदान में उतारा है। आरजेडी को यकीन है कि माई समीकरण के साथ वैश्य समाज भी साथ देगा और यादव जाति के ही संजय कुमार के मैदान में उतर जाने से आरजेडी को आघात लग सकता है। इधर कल तक साथ ही रही कांग्रेस ने भी स्वर्ण प्रत्याशी पर भरोसा जताया। मतलब तारापुर में तेज प्रताप निर्दलीय प्रत्याशी की आड़ में डायरेक्ट फाइट देंगे, जबकि कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस को समर्थन देकर आरजेडी की मुश्किलें बढ़ाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता अशोक राम ने न्यूज़ 18 पर यह दावा किया कि तेज प्रताप कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। मतलब साफ है कि तेज प्रताप की तलखी से आरजेडी की मुश्किल बढ़ेगी। आरजेडी के सामने विरोधियों के साथ साथ अपनों से निपटने की भी चुनौती होगी। और कांग्रेस और आरजेडी जब दोनों आमने सामने हैं, लेकिन दोनों ने अभी तक गठबंधन तोड़ने का ऐलान नहीं किया है। मतलब दोनों एक दूसरे की भागीदारी निभा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे।
हमने आपको कई बार बताया कि आरजेडी के मनमानी के पीछे पिछले विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन बड़ा कारण हो सकता है। अब आज वही बात भाई वीरेंद्र की जुबान पर आ गई। उन्होंने साफ कहा कि 2020 में 70 सीटें देकर जो गलती हुई, उस गलती को सुधारने का मौका आया है। आरजेडी और कांग्रेस का वो बयान सुनिए, फिर खबर तो समझिए। हमने कांग्रेस को काफी समय दिया, 70 सीट दिया, और उस समर में भी अगर हम 70 सीट से कम देते तो निश्चित रूप से आज हमारी सरकार बनती। दिया था तो बहुत सा सीट दिया था, तो इस बार हमको लड़ने का मौका मिलना चाहिए था। और हम तो कहेंगे भक्त चरण दास जी से कि आप अपने उम्मीदवार का नाम वापस लीजिए और राजद को समर्थन कीजिए, और महागठबंधन तो है और रहेगा। देखिए, हमारे प्रभारी महासचिव भक्त चरण दास जी ने एक रास्ता दिखाया है राष्ट्रीय जनता दल को। अगर राष्ट्रीय जनता दल चाहता है कि एनडीए को हराना है तो फिर एकजुट होना पड़ेगा, और कांग्रेस ने रास्ता दिखा दिया। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल ही ये चाहता हो कि गठबंधन ना रहे, वो दल ही ये चाहता हो कि उसे भाजपा और जदयू को मदद पहुंचानी है, तो फिर हम उसके इस अभियान में शामिल नहीं हो सकते ना। खबर तो समझिए कि आखिर कांग्रेस और आरजेडी के बीच दंगल क्यों छिड़ा है। दरअसल दंगल के बावजूद दोनों दल गठबंधन में बने हुए हैं, और कांग्रेस और आरजेडी के दंगल के पीछे कई कारण हो सकते हैं। बड़ी वजह यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खराब प्रदर्शन। कांग्रेस को 70 में से महज 19 सीटें ही हासिल हो पाई थी, और आरजेडी ने कहा कहीं ये मानती है कि सत्ता से दूर रहने में कांग्रेस जिम्मेदार है। माना जा रहा है कि भले कांग्रेस कुछ भी कर ले, लेकिन वो महागठबंधन से अलग नहीं हो सकती। पिछले 3 दशक से आरजेडी के साथ रही कांग्रेस इससे उबर नहीं पाई, और ये भी हो सकता है कि कांग्रेस खोए हुए जनाधार को वापस पाना चाहती है। आरजेडी के औरे से कांग्रेस बाहर आना चाहती है। दूसरा, कांग्रेस में कन्हैया की एंट्री भी इस फैसले के पीछे की वजह मानी जा सकती है। याद कीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव को, जब सीपीआई महागठबंधन का हिस्सा थी और पार्टी ने कन्हैया कुमार को बेगूसराय से अपना उम्मीदवार बनाया था। आरजेडी ने कन्हैया कुमार के खिलाफ तनवीर अख्तर को उतार दिया था। चले बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। किसी भी काम के लिए अगर प्लानिंग बेहतर हो तो आसानी से उपलब्धि हासिल हो सकती है। बिहार ने यह कर दिखाया। समय से पहले ही बिहार ने अपने 6 करोड़ के टीके के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। अब बिहार ने टीका का नया टारगेट फिक्स किया है। क्या है वो टारगेट, जानने के लिए पूरी रिपोर्ट देखिए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बिहार ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। समय से पहले बिहार ने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। बिहार ने अक्टूबर में ही 6 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि दिसंबर तक 6 करोड़ का लक्ष्य तय किया गया था। लेकिन 3.25 महीने पहले ही बिहार ने टारगेट को पूरा कर लिया। राज्य के सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर तेजी से जो टीकाकरण अभियान है वो चल रहा है। ऐसे में जो लक्ष्य है, जो दिसंबर तक लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया था, सीएम नीतीश कुमार ने खुद पहल की थी, और टारगेट जो दिया गया था उस टारगेट को स्वास्थ्य विभाग ने अक्टूबर माह में ही पूरा कर लिया है। अब स्वास्थ्य विभाग ने नया लक्ष्य तय किया है। नया टारगेट है 8 करोड़ का। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को पूरा भरोसा है कि 8 करोड़ के लक्ष्य को भी आसानी से हासिल किया जा सकेगा। तो उस वक्त आप सब लोगों को भी लगता था कि ये असंभव जैसा चीज है, और आपके द्वारा पूछा भी जाता था उस समय। लेकिन मैं उस वक्त भी बहुत ही आश्वस्त था कि हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और आज फिर आपको कहना चाहता हूं कि हम दिसंबर तक 8 करोड़ से अधिक टीका देने में हम सफल हो जाएंगे। बेजोड़ प्लानिंग की वजह से बिहार ने वैक्सीनेशन के कई रिकॉर्ड बनाए हैं। ये सब मुमकिन हुआ है उन 50,000 कर्मियों की बदौलत जो 15,000 केंद्रों पर लगातार अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब इस खबर को समझिए। 3.25 महीने पहले टारगेट हासिल किया गया है। 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य था, और जिसे बिहार ने 128 दिन में हासिल कर लिया। यानी एक दिन में बिहार ने औसतन 5.25 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया। हो सकता है कि रोजाना ये टारगेट हासिल नहीं हुआ हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन ही बिहार ने 33.5 लाख का टारगेट पूरा किया।
उसके बाद महात्मा गांधी जयंती के जन्मदिन पर भी बिहार ने 26 लाख से ज्यादा टीके लगाए। अब दिसंबर तक बिहार 8 करोड़ लोगों को टीका लगाएगा। अच्छी प्लानिंग की वजह से बिहार ने लक्ष्य हासिल किया और केंद्र की ओर से भी पूरा सहयोग मिला। केंद्र ने टीके की कमी नहीं होने दी। बिहार ने भी सफल अभियान भी चलाया, जबकि बाढ़ की वजह से कई जिले प्रभावित थे, बावजूद इसके अभियान में कमी नहीं आई है। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। भागलपुर के वीरेंद्र पासवान का श्रीनगर में अंतिम संस्कार किए जाने के मामले पर भागलपुर के डीएम सुब्रत सेन की सफाई सामने आई है। डीएम का कहना है कि परिवार की सहमति से ही श्रीनगर में अंतिम संस्कार हुआ, जबकि वीरेंद्र पासवान की पत्नी का कहना है कि वो चाहती थी कि भागलपुर में अंतिम संस्कार हो। सवाल है कि क्या भागलपुर के डीएम झूठ बोल रहे हैं? कौन? आतंकवादी। नहीं, देखिए, उसमें परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया कि उनका अंतिम संस्कार जो है वो वहीं श्रीनगर में करेंगे। तो डीएम साहब झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ तो बोलिए, हमरा पूछा ले लो डीएम साहब। झूठ बोल रहे हैं भागलपुर के डीएम सुब्रत सेन। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ये आरोप है वीरेंद्र पासवान की पत्नी पुतुल देवी का। केकरो नहीं बोल छे, ना कोई पूछा ले लो हमरा। तो डीएम साहब झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ तो बोलिए, हमरा पूछा ले लो डीएम साहब। पुतुल देवी वो बदनसीब हैं जिनके पति वीरेंद्र पासवान की हत्या आतंकियों ने 5 अक्टूबर को श्रीनगर में कर दी थी, लेकिन वो अपने मरे हुए पति का अंतिम बार चेहरा तक नहीं देख पाई, क्योंकि भागलपुर जिला प्रशासन ने वीरेंद्र पासवान के शव को उनके पैतृक गांव जगदीशपुर के वादे सैदपुर तक लाने की व्यवस्था नहीं कराई, और परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने खर्चे पर शव गांव ला सके। साहब कह रहे हैं कि आप लोग चाहते थे कि अंतिम संस्कार वहीं किया जाए। नहीं, हम वहाँ पर नहीं बोल छे कि हमारा पति के वहाँ अंतिम संस्कार, हमें यहाँ बोल छे कि यहाँ अपना घर पर अंतिम संस्कार होते। कोई पूछलो नहीं छे हमरा, और हम कहाँ केकरो बोल छे, कोई नहीं अलो छे, नहीं पूछला छे, नहीं कोई हमरा मदद करे ला आबि रहलो छे। इस बारे में जब भागलपुर के डीएम से सवाल हुआ तो डीएम ने कहा कि परिजनों की सहमति के बाद ही श्रीनगर में अंतिम संस्कार किया गया था। नहीं, देखिए, उसमें परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया कि उनका अंतिम संस्कार जो है वो वहीं श्रीनगर में करेंगे। और इसमें आपको पता है कि सरकार ने घोषणा भी की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहत कोष से 2 लाख रुपए का अनुदान दिया है। इसके अतिरिक्त श्रम संसाधन विभाग की तरफ से 1 लाख रुपए का हम लोग और जो है उनको अनुदान देंगे। 20,000 रुपये का पारिवारिक लाभ का चेक ऑलरेडी उनको दिया जा चुका है। और जो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जिसमें कि उनकी पत्नी है, उनको प्रतिमाह पेंशन मिलेगा, उसके भी आवेदन की स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। अब भागलपुर के डीएम चाहे जो सफाई, लेकिन बड़ा सवाल है कि घर से दूर कौन चाहेगा अंतिम संस्कार कराना? कौन होगा जो किसी अपने को अंतिम बार नहीं देखना चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा कि उसके अपने को अपनी मिट्टी नसीब हो? न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष की रिपोर्ट। चलिए अब खबर तो समझिए। भागलपुर के डीएम बरगला रहे हैं। वीरेंद्र पासवान की पत्नी ने साफ कहा है कि उनसे कुछ नहीं पूछा गया। शव को पीड़ित परिवार के घर तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की गई। इतने संवेदनशील मामले पर डीएम ने असंवेदनशीलता दिखाई है। वीरेंद्र पासवान की हत्या कोई मामूली घटना नहीं थी। आतंकवाद ने एक गरीब मजदूर की हत्या की थी। श्रीनगर प्रशासन ने वीरेंद्र पासवान के शव को पटना भेजने की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन गरीब परिवार के पास शव को गांव लाने के लिए पैसे नहीं थे। भागलपुर के डीएम ने कोई पहल नहीं की, लिहाजा वीरेंद्र को मिट्टी नसीब नहीं हुई। और आपको बता दें कि आतंकवादियों ने मंगलवार को वीरेंद्र पासवान की श्रीनगर में हत्या कर दी थी। वीरेंद्र श्रीनगर में पानी पूरी बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सीएम नीतीश कुमार से अंजुमन इस्लामिया भवन की तरह ही हिंदुओं के लिए रामकृष्ण भवन का निर्माण कराए जाने की मांग की है, जिसका बीजेपी कोटे से के मंत्री नीरज बबलू ने समर्थन किया है। ये भव्य इमारत पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल का है, जिसका निर्माण बिहार सरकार की तरफ से कराया जा रहा है।
शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा की और अधिकारियों को अंजुमन इस्लामिया हॉल के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। अब बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सीएम नीतीश कुमार से पटना में रामकृष्ण भवन के निर्माण की मांग की है, जहां हिंदू धर्म के साधु संतों के साथ साथ छात्र छात्रा भी आकर पढ़ाई कर सकें। अंजुमन इस्लामिया हॉल भी बने, हज हाउस भी बना है, लेकिन उसी लेवल का रामकृष्ण भवन भी बने। आप धार्मिक न्यास बोर्ड का ऑफिस जाकर के देख लीजिए, अपने भाग्य पर रो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों को बराबर मान सम्मान दे करके, और जब हम 80% की आबादी हैं, 80% टैक्स दे रहे हैं, तो हमारे धर्म के प्रति 80% खर्च होना चाहिए। बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने भी बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की मांग का समर्थन किया है। हम समझते हैं कि माननीय विधायक के जी जो डिमांड की हैं वो बिल्कुल सही डिमांड है उनका। हमारे पटना में, राज्य में कहीं इस तरह का कोई संस्थान नहीं है हिंदुओं के नाम पर। ये राम के नाम पर या श्री कृष्ण के नाम पर या गौतम बुद्ध के नाम पर कुछ इस तरह का निश्चित रूप से एक बड़ा संस्थान होना चाहिए। भाजपा विधायक और मंत्री के पटना में रामकृष्ण भवन के निर्माण की मांग पर जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने चुटकी ली है कि बिहार सरकार के माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुशील कुमार मोदी जी और वर्तमान में उद्योग मंत्री भाई शाहनवाज हुसैन साहब की भारतीय जनता पार्टी की इफ्तार पार्टी अक्सर उसी अंजुमन इस्लामिया हॉल में होती थी। तो हम तो कहेंगे थोड़ा और भी सहयोग कर दीजिए अपने मंत्रालय से, ताकि और थोड़ा भव्य हो जाए। बता दें कि पटना में 50 करोड़ से ज्यादा की लागत से अंजुमन इस्लामिया हॉल का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए फरवरी 2022 तक इसके निर्माण कार्य को पूरा कर लेने का निर्देश दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और खबर तो समझिए में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।